चलो तो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है क्लास 10th मैथ में। और भाई आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, है ना। हमने देखो चैप्टर नंबर 1 2 3 को हमने सॉल्व कर लिया है ना। अब भाई ऑब्जेक्टिव भी तो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना, उनको भी हमें करना पड़ेगा और उनका भी हमें तरीका पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के करेंगे, है ना, फिर चैप्टर नंबर 2 और फिर चैप्टर नंबर 3 को भी फिनिश करेंगे, ठीक है ना भाई। चलो चलो तो भाई अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे सामने है और आपको पता होना चाहिए कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो भाई सिंपल ही आपको दिख रहा है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मतलब ये पहले आ चुके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, है ना। तो आपको ध्यान रखना इस टाइप के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। जैसे आ गया पहला क्वेश्चन, 4 एवं 10 का HCF जो है ना बताओ। 4 और जो 10 है इसका HCF क्या होगा। तो देखो आप सबको पता है HCF वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों नंबर को या फिर जिनका HCF निकालना है उनको काट दे। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। चलो ये दिख रहा होगा अब आप, ठीक है ना, आसानी से, दिक्कत नहीं है। देखो तो देखो 4 और 10 का हमें एचसीएफ बताना है, तो इनमें आप देख लो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो देखो क्या 4 इन दोनों को काट पा रहा है, नहीं। क्या 10 इन दोनों को काट पा रहा है, नहीं। क्या 20 इन दोनों को काट पा रहा है, नहीं। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, है ना। तो बस एचसीएफ आपका कितना आ गया, 2 आ गया इसका, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25 का एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐसी संख्या, एलसीएम वह संख्या होती है जो तीनों द्वारा कट जाए। क्या बोला हमने, एलसीएम जो है ना वह संख्या होती है जो इन तीनों के द्वारा कट जाए। देखो और एचसीएफ वह संख्या होती है जो इनको काट दे। जो इनको काट दे वो एचसीएफ है और जो इनसे कट जाए वो एलसीएम है। तो देखो इनमें कौन सी संख्या है जो इनसे कट रही है, तो आप बोलोगे सर 72। तो 72 भैया देखो 25 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, ठीक है। अच्छा 225 8 या 9 से कट जाएगा, तो 225 भैया 8 या 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 1800, 1800 भी नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, है ना। हाँ हाँ, नो नो नो, 1800 कट जाएगा बेटा, 1800 कट जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 2 बचे, 8 दूनी 16 और 2 बचे, तो ये कट जाएगा। हाँ 8 से कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, 9 दूनी 18, 25 से भी कट जाएगा। 18 जो 1800 है ये कट जाएगा, है ना, लेकिन 2000 है ये नहीं कटेगा। तो मतलब सही आंसर आपका क्या होगा, 1800 होगा, है ना। तो ये चीज़ें थोड़े से ध्यान से आप समझते जाओ और आपको जो मैंने तरीका बताया है आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, है ना। कैसा बताया मैंने तरीका, मैंने आपको ये तरीका बताया है कि भाई सबसे पहले इनके क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो और फिर एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके लिए तरीका बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब बोला है और 20 का एलसीएम बताओ, तो मैंने क्या बताया, एलसीएम वह संख्या होती है इन दोनों से कट जाए जो, है ना। तो देखो 60 15 से भी कट रहा है, 20 से भी कट जाएगा। 300 20 से भी कट रहा है और 15 से भी कट जाएगा। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, ये तो दोनों कट रहे हैं। तो भाई एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन, मतलब छोटी से छोटी संख्या होती है। अब देखो 60 और 300 दोनों कट रहे हैं 15 और 20 से, लेकिन छोटी संख्या कौन है, 60 है, तो इसका सही आंसर 60 होगा फिर, है ना। बाकी 30 और ये तो कट ही नहीं रहे, है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, चौथा क्वेश्चन है हमारा। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा कि 12 15 और 21 का एचसीएफ है। क्या है एचसीएफ, एचसीएफ बताना है। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो देखो 3 क्या इन तीनों को काट रहा है, हाँ 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, 420 तो ये हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि 420 इन तीनों को नहीं काट पाएगा। 210 भी नहीं काट पाएगा, है ना। 9 काट पाएगा, 9 भी नहीं काट पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हमारे ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारा पांचवा, देखो अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, हमसे एलसीएम पूछा है। तो 12 15 और 21 का एलसीएम बताओ। तो क्या बोला, एलसीएम वह संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए। तो देखो 420 किससे कट रहा है, 21, 12 से कट रहा है। देखो 12 दूनी 24, 12 तिया
36 36, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, हाँ कट जाएगा। 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, हाँ कट जाएगा। 21 से कट जाएगा, तो भाई 21 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा। ये 420 है, तीनों संख्याओं से कट जाएगा, लेकिन 210 नहीं कटेगा। और भाई ये देखो 3 तो भाई 12 15 21 से कैसे कटेगा बताओ, नहीं कटेगा। 9 भी नहीं कटेगा, तो ये आपके गलत ऑप्शन है ना। सही आंसर आपका क्या है, 420 है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होती है, वह संख्या होती है जो इन दोनों को काट दे, है ना। तो कौन काट रहा है, 91 इन दोनों को नहीं काट पा रहा है, 21 नहीं काट पा रहा है ना, 12 भी नहीं काट पा रहा है, लेकिन 13 इन दोनों को काट देगा, तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अपने, ऐसे ही क्वेश्चन आपके किस में रहेंगे भैया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। यही आपका एचसीएफ आया, एलसीएम आया, यही आएगा, ठीक है ना। चलो अब 6 20 का एचसीएफ बताओ। तो ऐसी कौन संख्या इन दोनों को काट दे बड़ी से बड़ी, तो 6 नहीं काट पाएगी दोनों को, 20 दोनों को नहीं काट पाएगी, 120 दोनों को नहीं काट पाएगी, लेकिन 2 काट देगी, 2 दोनों को काट देगी, बस एचसीएफ इसका क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। अब 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, तो बस हमें ऐसी संख्या देखना है बड़ी से बड़ी जो दोनों को काट दे। अब बताओ क्या 120 दोनों को काट पाएगी, नहीं सर 120 नहीं काट पाएगी। क्या 10 दोनों को काट पाएगी, देखो नहीं काट पाएगी। 10 देखो 96 को नहीं काट पाएगी, 404 को भी नहीं काट पाएगी, ये भी गलत हो गया। क्या 3 काट पाएगी, तो 3 भी नहीं काट पाएगी। 96 को तो काट देगी, लेकिन 404 को नहीं काट पाएगी। लेकिन जो 4 है एक ऐसी संख्या है जो 96 और 404 को दोनों को काट देगी, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हुए, सही विकल्प हुए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ियों पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले सही जोड़ियाँ हम यहाँ पर देखेंगे इनको, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो सही जोड़ियाँ हैं, मिलाइए। अब यहाँ पर बोला है कि जो 3√2 है ये क्या है, तो बताओ 3√2 क्या है। तो बताओ परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे सर जो 3√2 दिख रही है ना, ये तो अपरिमेय है। हाँ बिल्कुल ये अपरिमेय है, तो ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इनने बोला है कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो इस तरफ देखो कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपको √5 ही दिख रही होगी, तो ये आपका दूसरा है। अब इनने बोला धन पूर्णांक, बोला धन पूर्णांक क्या होता है, क्या होता है धन पूर्णांक, ये बताओ आप, ठीक है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब धन पूर्णांक में ही आती हैं, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी तक होती हैं, तो वो सभी इसमें आती हैं, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। अब एचसीएफ पूछा है 3 और 5 का, तो आपको ऐसी संख्या देखना है जो इनको काट दे। तो भाई इसमें आपको एक ही दिख रहा है इन दोनों को काटने वाला, तो ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य मतलब 13 × 26, 13 दूनी 26 हो गया, तो ये आपका 5वां हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ हो गई बेटा, है ना। तो इस टाइप की आपकी सही जोड़ियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ भाई सत्य असत्य पे आ जाओ, है ना। पहले हम सत्य असत्य देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई, देखो सत्य असत्य को, ठीक है ना। देखो देखो पहला है किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं के बीच असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं। बिल्कुल भाई सत्य बात है। कोई भी 2 संख्याएं ले लो, जैसे मान के चलो हमने 2 और 3 ले लिया, अब इनके बीच देखेंगे तो असंख्य वास्तविक संख्याएं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्याएं वो सभी वास्तविक में आती हैं, तो असंख्य होती हैं क्या, बिल्कुल ये सत्य है, बिल्कुल यह सत्य है, ठीक है ना। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 परिमेय का योगफल परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये गलत बात है, तो ये असत्य हो गया। अगला, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है भाई, हमने पढ़ी थी ना, कौन सी प्रमेय पढ़ी थी, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, वो यही तो कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यही तो वो थी। हाँ तो मतलब सही है हमारा ये, ठीक है। अब एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, एक धनात्मक पूर्णांक सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, ऐसा है, हाँ अनेक होती हैं, अनेक होती हैं, अभाज्य संख्याएं कई होती हैं, ठीक है। अगला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब जो भी प्राकृतिक संख्या है क्या एक पूर्ण है, हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमेशा पूर्ण होती है,
है ना, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याओं में आती हैं, ठीक है ना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है, ठीक है ना। अब अगला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये तो सेम आ गया। प्रत्येक नहीं, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक होती है, ये था, है ना। अब प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय होती है, नहीं ये गलत है ना। प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय हो ऐसा नहीं है, लेकिन अपरिमेय जो है ना हमेशा वास्तविक होती है ऐसा, ठीक है ना। तो ये उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपके सत्य असत्य हो गए, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इस टाइप के ही आते हैं बेटा, ऐसे ही आते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको समझाया ना ऐसे ही आते हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलो अब हम क्या देखते हैं भाई, अब हम थोड़ा सा रिक्त स्थानों पे बात करते हैं, रिक्त स्थानों को देखते हैं, समझते हैं। देखो आप, पहला हमारे पास रिक्त स्थान है भाई हमारा, देखो पहला क्या है HCF, है ना, क्या है HCF AB और LCM AB, मतलब आपके पास AB क्या है, AB दो संख्याएं हैं, मतलब इनका HCF और LCM का गुणनफल दिया है। और आपको पता है मैंने आपको समझाया था कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल, मतलब यहाँ A इंटू क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, है ना, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल ही होता है ना HCF और LCM, और यहाँ दो संख्याएं ए भी हैं, तो अब इनके अलावा और कोई संख्याएं होती तो उनका गुणा कर देते, ठीक है ना। चलो अगला है, यदि a बराबर x³ बाई स्क्वायर तथा b बराबर x² बाई क्यूब, है ना, जहाँ x बाय हैं अभाज्य संख्याएं, तो HCF बताओ। तो HCF क्या होता है, तो HCF तो वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, है ना। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो x² तो दोनों में है, हाँ है। अब यहाँ बाई क्यू है, यहाँ बाई स्क्वायर है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, बाई स्क्वायर है। तो देखो दोनों में कॉमन देखना है, तो दोनों में देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, क्योंकि एक ज़्यादा है ना x, तो यहाँ पर तो x² तो होगा ही होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अब यहाँ देखो बाई स्क्वायर है, यहाँ भी बाई स्क्वायर है, अब यहाँ पर एक बाई ज़्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वो देखना है जो दोनों में बराबर हो, ठीक है ना। चलो यदि n² - 1 संख्या 8 से विभाज्य, मतलब ये संख्या जो है 8 से विभाज्य, तो n क्या होगा, तो भाई n हमें क्या रखना पड़ेगा, तो देखो n की एग्जैक्ट वैल्यू बताएं तो n आप 7 रख दो, देखो 7 रख देंगे तो n का मान 7 से देंगे 49 हो जाएगा, और 49 में 1 घटेगा 48 और 8 से कट जाएगा, मतलब n का मान आपको विषम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा भाई, विषम रखना पड़ेगा। आप जैसे 5 रख दो, तो 5 रख दोगे तो भी ये कट जाएगा, मतलब n एक विषम है, ठीक है ना, n क्या है, एक विषम है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर n² + 1 होता तो ये सम में आ जाता, किस में आ जाता, संपूर्णांक में आ जाता। तो ध्यान रखना n² - 1 -1 विषम में आता है और +1 सम में आता है, ठीक है। चलो अब अगला देखो आप, शब्द एल्गोरिदम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ, शब्द जो एल्गोरिदम दिख रहा है ना आपको, एल्गोरिदम दिख रहा है, 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ किसने दिया था, तो ये दिया था अल-ख्वारिज़मी, अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है, अल-ख्वारिज़मी, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो अगला है, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की वह सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का HCF कहलाता है, क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, ठीक है ना। चलो अब इन सारी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ सा दिख रहा है, ठीक है ना। चलो ये हटा दिया है ना, तो ये HCF हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं, उसे प्रमेय कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे प्रमेय कहलाता है, ठीक है ना। तो एक सिद्ध हुआ कथन है, जो दूसरे कथन को सिद्ध करना होता है तो उसे प्रमेय कहलाता है, ठीक है ना। चलो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है ना, तो ये तो सिंपल वाले हैं, ठीक है ना। चलो फिर अगला देखते हैं अपन, है ना, 9वां, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या हो सकता है, तो बताओ, एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर, एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना, एक परिमेय का और एक अपरिमेय का हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला है, एक अपरिमेय और एक परिमेय का योगफल, तो देखो अंतर जो है ना वो भी अपरिमेय होता है और योगफल वो भी अपरिमेय होता है, क्योंकि अपरिमेय जब आ गया मतलब वो अपरिमेय ही प्राप्त होगा, है ना, चाहे अंतर करो चाहे योग करो अपरिमेय ही आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, अपरिमेय
संख्या होता है। अगला है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए कैसा होता है, अद्वितीय होता है। यही तो हमने पढ़ा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी बहुत अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अद्वितीय, ठीक है ना, अद्वितीय, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए, आपको अच्छे से लगा लेना है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना, क्योंकि अब इनसे बाहर नहीं जाना, यही सब चीज़ें पेपर में आती हैं, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।